हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए एक न्यू मजेदार सी सीरीज के साथ। तो चलो जल्दी से बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड अनन को दिखाया गया, जो कि चेयर के साथ बंधी हुई थी। माइंड में वो पास्ट को रिकॉल कर रही होती है और साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया, जहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत खुश नजर आ रही थी और दोनों ही शादी करना चाहते थे। मगर तभी उसकी सिस्टर लीना बीच में आते हुए कहने लगी कि मैं उससे शादी करूंगी क्योंकि तुम हाउ फैमिली की बहू बनने के काबिल नहीं। इवन के इसके बॉयफ्रेंड का भी लीना के साथ अफेयर चल रहा था और वो दोनों ही मिलकर अनन को मार डालने की प्लानिंग करते हैं। इससे पहले कि वो दोनों अनन को गाड़ी से उड़ा पाते कि अचानक से उसे कोई पीछे की तरफ खींचकर बचा लेता है और अब से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया गया। उसने जब अपनी आंखें खोली तो अपने आप को चेयर के साथ बंधा हुआ पाया और तभी उसके सामने हमारा मेल लीड मुंबई पहुंच आया था, उसे ये कहते हुए कि फाइनली तुम होश में तो आई। अनन बोली कि तुमने मुझे यहाँ पर किडनैप किया है, क्या तुम जानती भी हो कि तुमने गलत इंसान से पंगा लिया। जिस पर मुंबई कहता है कि मिस अनन, अगर मैं आपकी जान ना बचाता तो अब तक आप मर चुकी होती। पहली बात तो ये कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए और दूसरी बात, तुम मेरे भाई और अपनी सिस्टर की अफेयर के बारे में जानती हो मगर फिर भी तुम मुझसे शादी करने के लिए राजी हो गई। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें अपनी फैमिली से निकाल दिया है और अब तुम अपनी गू फैमिली को कंट्रोल में करने के लिए हाफ फैमिली से शादी करना चाहती हो। मुंबई को काफी कुछ पता था। ये देखकर अनन उससे सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, जिस पर उसने जवाब दिया कि मैं बस तुम्हारे साथ कोऑपरेशन करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें हाउ फैमिली में शादी करनी है तो मुझसे शादी कर लो, आखिर मैं भी तो उस फैमिली का बेटा हूँ और अपने भाई से कहीं ज्यादा हैंडसम दिखता हूँ। अनन कहने लगी कि मत भूलो, तुम मिस्टर हाउजिन के इलिजिटिमेट बेटे हो जो खुद को लोगों के सामने तक नहीं ला सकता और तुम चाहते हो कि मैं तुमसे शादी कर लूँ, क्या तुम इस काबिल भी हो। मुंबई ने जवाब दिया कि वैसे तो मुझे तुमसे शादी करने का कोई शौक नहीं, लेकिन अगर तुम हाफ फैमिली में अपनी जगह बनाना चाहती हो तो फिर तुम्हारे पास ये आखिरी ही ऑप्शन है कि तुम मुझसे शादी कर लो। अनन ने साफ साफ और उसके मुंह पर ही इनकार कर दिया और उठते हुए वहाँ से जाने लगी। मुंबई जब इसे रोकने की कोशिश करता है तो इसने अपने पास से चाकू निकाल लिया था कि मेरे रास्ते से हट जाओ, जबकि मुंबई उसका हाथ पकड़कर वो नाइफ खुद में चुबा देता है और उसे कहने लगा कि भला तुम्हारे और मेरे जैसे लोगों को ऐसे छोटे मोटे जख्मों से क्यों डर लगने लगा। अनन ने फिर भी उसकी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं की। वो ये कहते हुए जाने लगी कि मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर को कॉल कर दूंगी, जबकि मुंबई उसे देखकर दिल ही दिल में सोच रहा था कि ये कितनी रेकलेस लड़की है। नेक्स्ट सीन में अनन का एक्स बॉयफ्रेंड सीवन लीना को अपने साथ लाकर डैड से माफी मांग रहा था कि प्लीज हम दोनों को माफ कर दे, हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। जबकि वो सीवन को डांट रहा था कि तुमने शादी को मजाक समझ कर रखा हुआ है क्या, मैं बाहर बैठे हुए अपने दोस्तों को क्या जवाब दूंगा। साथ ही बैठा हुआ लीना का फादर मिस्टर गुलिन कहने लगा कि अरे मिस्टर हाउ, आपको इतना भी परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि हम दोनों फैमिलीज के बीच में शादी का एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन लीना और अनन दोनों ही मेरी बेटियां हैं, तो इससे क्या ही फर्क पड़ेगा कि सीवन की शादी किससे हो रही है। तब तक वहाँ पर अनन आ पहुँची थी, ये कहते हुए कि अच्छा, क्या इतनी आसानी से पार्टनर को चेंज किया जा सकता है। लीना उठकर उसे कहती है कि मैं सीवन से प्यार करती हूँ, प्लीज तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लो। इस पर अनन ने उसे थप्पड़ मार दिया, जबकि डैडी से डांटने लगे कि ये तुम अपनी सिस्टर के साथ कैसे बिहेव कर रही हो। अनन बोली कि कौन सी बहन, 20 साल तक तो मुझे पता भी नहीं था कि मेरी कोई सिस्टर भी है और जैसे ही मॉम कोमा में चली गई तो इस मौके का फायदा उठाकर आप अपनी इलिजिटिमेट बेटी को हमारी फैमिली में ले आए। डैड को काफी सारी बातें सुनाने के बाद वो मिस्टर हाउचिन के पास आकर कहती है कि पूरे शहर को पता है कि आज गू और हाफ फैमिली के बीच में शादी होने वाली है, तो क्या आप चाहते हो कि सबके सामने आपकी बदनामी हो। मिस्टर हाउचिन कहने लगा कि मैं जानता हूँ जो भी हुआ इसमें सारी की सारी गलती मेरे बेटे की है, इसलिए तुम कंपेंसेशन के तौर पर जो भी मांगो मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। असल में तो अनन यही चाहती थी। वो कहने लगी कि शिनशान रिजॉर्ट हमारा फैमिली बिजनेस था, मगर जब से मेरी मॉम कोमा में गई है उन्होंने अपने सारे प्रोजेक्ट्स आपको दे दिए, तो मैं चाहती हूँ कि आप उस रिजॉर्ट के 70% शेयर्स मुझे दे दो। स्टीवन ने तो फौरन से मना कर दिया कि डैड इसकी बातों में बिल्कुल भी मत आना। मिस्टर हाउजिन भी उससे सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम जानती भी हो 70% शेयर्स का क्या मतलब है। अनन बोली कि जी मैं जानती हूँ, आपकी रेपुटेशन से ज्यादा तो नहीं होगा ना। मिस्टर हाउजिन को उसकी ये बात जरा अजीब लगी और पूछने लगा कि क्या मतलब। इस पर अनन ने उसे एक वीडियो दिखाई जिसमें सीवन और लीना आपस में रोमांस कर रहे थे, वो भी खुलेआम गाड़ी में बैठकर। ये वीडियो अनन को मुंबई ने सेंड की थी और वो इनको धमकाते हुए कहती है कि अगर आपने मेरी डिमांड को पूरा नहीं किया तो फिर मैं इस वीडियो को पब्लिक कर दूंगी। अब मिस्टर हाउ भी मजबूर हो गए, वो अनन की बात मान लेते
हैं और उससे एग्रीमेंट साइन करने के लिए कल अपने ऑफिस में आने के लिए कहा। अनन बोली कि मेरी एक और भी डिमांड है, 1 साल तक लीना और स्टीवन अपनी रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करेंगे। आखिर ये हम दोनों फैमिलीज की रिपुटेशन का सवाल है। उसकी इस शर्त को भी मिस्टर हाउजिन ने मान लिया था, जिसके बाद अनन तो मजे मजे में वहाँ से चली गई थी, जबकि मिस्टर हाउजिन को अपने बेटे पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट सीन में अनन बाहर बारिश में आकर खड़ी हो गई थी और तभी उसके पास मुंबई आता है उसका वो नाइफ लुटाने के लिए, जबकि अनन उसे देखकर पूछने लगी कि तुम यहाँ, क्या वो जख्म तुम्हारे लिए काफी नहीं था? अनन बोला कि मेरा शक ठीक था, तुमने शादी नहीं की और बदले में रिजॉर्ट के शेयर्स मांग लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी भी तुम्हारी भूख मिटी होगी। मुझसे कोऑपरेट करने का ऑप्शन अभी भी तुम्हारे पास है, इस तरह तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। अनन कहने लगी कि मुझे नहीं लगता तुम्हारी भूख भी कुछ छोटी मोटी होगी। ये कहकर वो जाने ही वाली थी कि मुंबई उसे जबरदस्ती पकड़ते हुए किस कर देता है। अनन ने जब खुद को छुड़ाया तो वो कहने लगा कि देखो, तुमने मुझे खंजर मारा था जबकि मैंने बदले में तुम्हें किस किया। अनन ने अभी भी उसे बहुत रूडली तरीके से जवाब दिया कि मुझे किस करने की तुम काबिल नहीं, और दूसरी बात ये कि नाइफ मैंने तुम्हें नहीं बल्कि तुमने खुद ही अपने आप को मारा था। ये कहकर वो चली गई, जबकि मुंबई उसे देखते हुए खुद से ही कहने लगा कि मिस अनन, मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारा दिल कैसे नहीं पिघलता। नेक्स्ट सीन में अनन को अपनी मॉम के पास दिखाया गया जो कि कोमा में थी, और अनन उनसे बातें करते हुए कह रही थी कि मॉम, जब से आप कोमा में गई है ना, डैड अपनी इलिजिटिमेट बेटी को घर ले आए। वो हमसे सब कुछ छीन लेना चाहते हैं, मगर आप फिक्र नहीं करें, मैंने सब कुछ अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। तब तक उसका लॉयर मिस्टर चैन पहुंच आया। अनन उसका शुक्रिया अदा कर रही थी कि आपने मेरी मॉम को हॉस्पिटलाइज करवाया, जबकि वो कहता है कि इसमें शुक्रिया की क्या बात, आपकी मॉम ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। अब जब ये तकलीफ में है तो मेरा भी फर्ज बनता है इनका ख्याल रखने का। ये हॉस्पिटल मेरे एक दोस्त का है और मैम के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा, और हाँ, जैसे ही मुझे इनके इंसिडेंट के बारे में कुछ पता चलेगा तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन जरूर दूंगा। लॉयर के चले जाने के बाद अनन दिल ही दिल में कह रही थी कि मॉम, मैं आपसे वादा करती हूँ, डैड ने हमसे जो कुछ भी लिया है मैं सब कुछ उनसे वापस छीन लूंगी। आफ्टर दैट अनन जब घर आई तो उसके डैड और लीना को कुछ आदमियों ने बांध कर रखा हुआ था, और अनन को देखकर डैड उससे हेल्प की भीख मांगने लगे। अनन ने उस आदमी से पूछा कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। इस पर उस आदमी ने जवाब दिया कि तुम्हारे डैड ने मुझसे 30 मिलियन का लोन लिया हुआ है, तुम मुझे वो वापस कर दो तो मैं इनको छोड़ दूंगा। इस पर अनन ने जवाब दिया कि मेरे पास कोई पैसे नहीं और मैं अभी के अभी पुलिस को कॉल करती हूँ, जबकि डैड ने उसे रोक दिया कि नहीं नहीं, पुलिस को कॉल मत करना वरना हम भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। दूसरी तरफ से वो आदमी बोला कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो फिर रिजॉर्ट में से कुछ शेयर्स दे दो, वो भी चलेगा। अब अनन भी ये सारा प्लान समझ चुकी थी। बहुत मजे से कहने लगी कि मैं तुम्हें उस रिजॉर्ट में शेयर जरूर दूंगी, लेकिन इससे पहले तुम मेरे सामने इन दोनों को या फिर इन दोनों में से किसी एक को मार कर दिखाओ। वो आदमी भी हैरान परेशान हो गया था कि आखिर ये लड़की है क्या चीज, जबकि डैड ने उसके सामने रोना पीटना शुरू कर दिया कि फिर पहले मुझे मारो, मेरी बेटी अभी छोटी है, जबकि मैंने तो ज्यादा जिंदगी गुजार ली। लीना कहती है कि नहीं नहीं, पहले मुझे मारो क्योंकि मैंने स्टीवन को इससे छीना है, जबकि अनन कहने लगी कि तुम दोनों बाप बेटी ड्रामा अच्छा कर लेते हो, मगर मैं तुम दोनों के इस ड्रामे में नहीं आने वाली। आखिरकार डैड ने भी नाटक करना बंद कर दिया और खड़े होते हुए कहने लगे कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा जालिम हो जाओगी कि मुसीबत में भी मेरे काम नहीं आओगी। तुम सब देख क्या रहे हो, पकड़ो इसे, जाने ना पाए। अनन उनकी ये बात सुनकर फौरन वहाँ से भागना शुरू कर देती है, जबकि वो सब लोग इसके पीछे जाने लगे। फॉर्चुनेटली अनन भी वहाँ पर टाइमली पहुँच आया और उसे अपनी गाड़ी में बिठाते हुए वहाँ से बहुत दूर ले आता है। अनन यहाँ पहुँचकर उसे सवाल करते हुए पूछती है कि ये कौन सी जगह है, तो वो बोला कि तुम इसे अपनी सेफ जगह समझ लो। आफ्टर दैट मुंबई उसे अपने घर के अंदर लेकर आया जो कि बहुत छोटा सा था, और अनन उसे देख लेने के बाद उसे कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि हाउ फैमिली का बेटा होकर तुम इस शेबी से घर में रहते होगे। मुंबई बोला कि तुम भी तो गू फैमिली की बेटी हो, मगर अब से तुम भी इसी घर में रहोगी। इस बारे में तो तुम जानती ही होगी कि जब मैं बहुत छोटा था तभी डैड ने मुझे और मॉम को घर से निकाल दिया था, तब से लेकर अब तक मैं इसी घर में रह रहा हूँ। अनन भी कुछ कम जिद्दी नहीं थी, वो कहने लगी कि किसने कहा मैं इस घर में रहने वाली हूँ, मैं तो बस इसे देखने के लिए आई थी। तुम्हारे जख्म से खून आ रहा है, क्या तुमने इस पर कुछ लगाया नहीं था? मुंबई ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो उठते हुए कहने लगा कि बहुत देर हो रही है, अगर तुम जाना चाहो तो चाबी टेबल पर पड़ी हुई है, वरना तो तुम मेरा रूम भी यूज कर सकती हो। पूरी बात सुने बगैर ही वो चाबियां उठाते हुए वहाँ से चली गई, जबकि मुंबई उसे देखता रह गया। उसके समझ में अभी तक वो नहीं आ रही, लेकिन थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि अनन वापस आ गई थी। असल में वो मुंबई के लिए मेडिसिन लेने के लिए गई होती है, जबकि
वो इसे देखते हुए पूछने लगा कि शायद अभी भी तुम में थोड़ी बहुत अकल है। जबकि अनन कहती है कि मुझे किसी का एहसान रखना नहीं पसंद, तुमने मेरी जान बचाई तो बदले में मैंने भी तुम्हारी जान बचा ली, अभी हिसाब बराबर। मुंबई ने उसका शुक्रिया अदा किया और कहने लगा कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो आज की रात यहीं पर गुजार लो, जो कहकर वो वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। अनन की जब आंख खुली तो उसके हाथ पांव बंधे हुए थे और ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। तभी उसके सामने मुंबई आता है ये कहते हुए कि इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, मैंने तुम्हें तुम्हारी सेफ्टी के लिए बांधा था ताकि रात में तुम कहीं इधर उधर निकल ना जाओ। मैं हाउ फैमिली का बेटा हूँ, इसलिए मिस्टर हाउ जिनको अच्छे से जानता हूँ कि वो तुम्हें शेयर्स ना देने के लिए तुम्हें बुरी तरह से नुकसान पहुँचा सकता है, इसलिए ही तो तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करने की ऑफर दे रहा था, लेकिन बाकी तुम्हारी मर्जी। जो कहने के बाद वो उसके हाथ खोलने लग गया था कि चलो आप खुश हो जाओ, लेकिन शायद ही उसने अनन को बहुत लाइट ले लिया था, क्योंकि जैसे ही उसके हाथ खुले वो साथ ही बोतल उठाकर इसे सर पर मार देती है, जिससे मुंबई बेहोश हो गया। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म हुआ जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां अनन ने मुंबई को बोतल दे मारी थी और वो वहीं पर बेहोश हो गया, लेकिन अनन को इस बात का अफसोस नहीं होता। वो कहने लगी कि पहले तुमने मेरे हाथ बांधे थे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। ये कहकर वो चली गई और नेक्स्ट सीन में वो मिस्टर हाउजिन से शिनशान रिजॉर्ट के शेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आई थी, मगर जैसे ही वो रूम में इंटर हुई तो उसने देखा कि उसका डैड और लीना पहले से ही वहाँ पर मौजूद थे। अनन ने उनसे सवाल किया कि आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। इधर मिस्टर हाउजिन बोला कि इन दोनों को यहाँ पर मैंने बुलाया है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी एंगेजमेंट स्टीवन के साथ पहले हुई थी, लेकिन हमें उसे फ्रीडम देनी चाहिए। अगर वो लीना को पसंद करता है तो उसके साथ जबरदस्ती करने का क्या फायदा। अनन हैरान हो जाती है कि क्या मतलब, आप मुझे रिजॉर्ट के शेयर्स नहीं देने वाले। इधर लीना बोली कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा, और हाँ उस वीडियो का भी अब तुम जो मर्जी करना चाहो, क्योंकि मैं और स्टीवन एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, तो हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या बातें करेंगे। अनन को उन तीनों के इस घटिया प्लान पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन फिलहाल उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए वो वहाँ से चली गई। और नेक्स्ट सीन में वो एक होटल में अपने लिए रूम बुक करवा रही थी, लेकिन तभी उसे पता चला कि उसके डैड ने उसके सारे कार्ड्स फ्रीज करवा दिए थे और अब वो अपने अकाउंट से पैसे यूज नहीं कर सकती है। ये बात तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिला देती है। आफ्टर दैट वो लॉयर चेन को कॉल करके उनसे पूछ रही थी कि मेरी मॉम के इंसिडेंट के बारे में कुछ पता चला क्या। लॉयर चेन ने बताया कि मुझे सिर्फ इतना ही पता चला कि आपकी मॉम ने हाउ फैमिली के अगेंस्ट कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक यूएसबी ड्राइव में डाली थी, मगर वो यूएसबी ड्राइव भी इस वक्त हाउ फैमिली के हाथ में है। कॉल कटने के बाद अनन सोच रही थी कि आखिर उस यूएसबी ड्राइव में ऐसा क्या होगा। अब तो हाउ फैमिली के साथ बिगाड़ना सरासर बेवकूफी होगी। दूसरी तरफ मुंबई को अनन के हाथों चोट लगने के बावजूद भी उसे इसकी फिक्र हो रही थी और वो इसे देखने के लिए आया था कि ये ठीक तो है ना, जबकि अनन ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया और सारी रात वहीं पर बैठकर गुजारी। इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया गया जहां अनन क्लीनर के कपड़े पहनकर मिस्टर हाउजिन के ऑफिस में जाना चाह रही थी वो यूएसबी ड्राइव लेने के लिए, कि तभी उसे लीना ने रोक दिया, ये पूछते हुए कि तुमने मेरे रूम की सफाई अभी तक क्यों नहीं की। अनन वहीं पर खड़ी हो जाती है और उसकी तरफ मुड़ती नहीं, लेकिन इससे पहले कि लीना उसकी तरफ बढ़ती तभी किसी ने उसे बताया कि आपको चेयरमैन अपने रूम में बुला रहे हैं, जो सुनकर वो वहाँ से चली गई। इसके बाद अनन का रास्ता साफ हो गया था, मगर तब तक मुंबई पहुँच आया, जो उसे अपने साथ साइड पर ले आता है और पूछने लगा कि तुम मेरे डैड के ऑफिस में जा रही हो, क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि वहाँ पर कितने सारे कैमरास हैं। लेकिन अनन उसके साथ बहुत रूड वे में पेश आ रही थी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम बाज क्यों नहीं आ रहे मेरा पीछा करने से। इस पर मुंबई बोला कि मैं कितनी बार बताऊं कि मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, तुम्हें इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं। लेकिन अनन ये कहते हुए वहाँ से चली गई कि मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में अनन अकेली खड़ी थी, तब भी मुंबई उसके पास पहुंच आया और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, यकीनन तुम्हें पसंद आएगा, जो कहकर वो अपना फोन दिखाने लगा। मुंबई ने इस सच से पर्दा उठा दिया था कि मिस्टर गुक की इलिजिटिमेट बेटी यानी कि लीना पहले एक बार गर्ल थी, अब तो लोग उसे बुरा भला कह रहे होते हैं। मुंबई बोला कि मैं अपने डैड को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो अपनी कंपनी के स्टॉक्स प्राइस बढ़ाने के लिए
कभी भी अपने बेटे की शादी उस लड़की से नहीं करवाएगा जिसके रूमर्स हमारी कंपनी को अफेक्ट करें। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। इस पर अनन बोली कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है और वो ये कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। पहले तो मुंबई भी हैरान हो गया कि शादी ही क्यों, मगर जब अनन ने उसे क्लियर किया कि पहले तुम्हें मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा कि डाइवोर्स के बाद तुम्हें मुझे अपनी आधी जायदाद देनी होगी, तो अनन स्माइल करते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारी भूख इससे कहीं ज्यादा बड़ी है, लेकिन मैं फिर भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट सीन में लीना को दिखाया गया जो कि सोशल मीडिया पर पहले हुई बात की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में थी। ऊपर से स्टीवन भी उसके सामने मास्क पहन कर आया था ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके, क्योंकि अगर डैड को पता चला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो डैड मेरी टांगे तोड़ देंगे। लीना बोली कि क्या तुम मेरे पास्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो वो बोला कि कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी हमें कोई ना कोई जुगाड़ तो लगाना होगा ना। अगर मैं डैड को इस बात का यकीन दिला दूं कि तुम बिजनेस को चलाने में मेरी हेल्प करोगी तो यकीनन डैड भी हमारी शादी करवाने के लिए मान जाएंगे। ये सुनकर तो लीना भी खुश हो गई। दूसरी तरफ मुंबई अनन को बता रहा था कि हाउ फैमिली की सारी जायदाद का वारिस इस वक्त स्टीवन है और स्टीवन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले उसकी मॉम लूसी को कंट्रोल करना होगा। उसके लिए भी मैंने प्लान बना लिया है, तुम्हें ये लिमिटेड एडिशन ड्रेस उसे देनी होगी। मुझे पूरा यकीन है कि उसे यही ड्रेस पसंद आने वाली है। इस पर अनन ने सवाल किया कि इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस तुम्हारे पास कैसे आई, और मुंबई बोला कि क्या तुम जानना चाहती हो तो इधर मेरे पास आओ। जब वो इसके पास आई तो मुंबई ने कान करीब करने के लिए कहा। कुछ भी बताए बगैर उसे लिप्स पर किस कर देता है, ये कहते हुए कि तुम ही पूछ रही थी ना कि मैंने ये ड्रेस कैसे ली, और अनन बोली कि मुझे पता था, तुम अच्छे इंसान बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट सीन शॉपिंग मॉल का दिखाया गया जहाँ स्टीवन की मॉम शॉपिंग करने के लिए आई थी और उनको वही ड्रेस पसंद आई, लेकिन शॉप असिस्टेंट ने बताया कि ये ड्रेस पहले से ही रिजर्व हो चुकी है। तभी अनन की एंट्री हुई ये कहते हुए कि आंटी लूजी, ये ड्रेस रिजर्व जरूर हुई है, मगर ये मैंने आपके लिए ही खरीदी। सिर्फ ये ड्रेस नहीं बल्कि साथ मैंने ये ज्वेलरी भी खरीदी है। उन्होंने भी कोई कच्ची गोलियां तो नहीं खेली थी। वो पूछने लगी कि ये सब कुछ करने का तुम्हारा मकसद क्या है, तो अनन ने बताया कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं, बस आपकी बर्थडे आ रही है, मैं तो आपको अच्छे से विश करना चाहती थी। नेक्स्ट सीन में मुंबई बकेट में पानी डाल रहा था और जब अनन ने उसे पूछा तो वो बोला कि मैं तुम्हारे नहाने के लिए बकेट में पानी डाल रहा हूँ, क्या तुमने नहाना नहीं? वो बोली कि मैं भला इस जगह में क्यों नहाने लगी, मैं नहीं नहाने वाली। लेकिन जब मुंबई ने बताया कि कल लूजी मिसिस मैंग से मिलने के लिए जाने वाली है तो यकीनन बीच में एंट्री मारने के लिए तुम स्मेली तो नहीं जाओगी ना। अब अनन के पास सिवाय नहाने के और कोई ऑप्शन नहीं था। वो अनन से कहने लगी कि तुम घर के अंदर जाओ और दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। वो चला तो जाता है मगर उसे दिल ही दिल में हंसी भी आ रही थी। इसके बाद अगली सुबह का सीन दिखाया गया जहाँ स्टीवन की मॉम सच में ही मिसिस मैंग से मिलने के लिए आई थी। मिसिस मैंग अपने साथ अपने बेटे को भी लाई होती है जो काफी यंग दिख रहा था। असल में स्टीवन की मॉम उनसे शिनशान रिजॉर्ट के प्रोजेक्ट्स लेने के लिए आई थी, मगर उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हमारा तो पहले ही गू फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। तभी यहाँ पर अनन की एंट्री हुई और वो ऐसा दिखा रही थी जैसे हमारा यहाँ पर मिलना एक इत्तेफाक हो, और वो मिसिस मैंग के साथ इतने अच्छे से पेश आती है जिससे ऐसा लग रहा था कि इन दोनों के आपस के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। ये बात स्टीवन की मॉम को देखकर कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई, लेकिन खैर फिलहाल वो कर भी क्या सकती थी। लेकिन मजे की बात तो ये थी कि मिसिस मैंग का बेटा मुसलसल अनन को देखा जा रहा था जैसे उसका इस पर दिल आ गया हो। इसके बाद जब वो अपनी मॉम के साथ वापस जाने वाला था तो मॉम ने उससे पूछा भी कि क्या तुम्हें अनन पसंद आ गई? मैं जानती हूँ कि वो एक अच्छी लड़की है, लेकिन बेटा वो पहले से ही स्टीवन के साथ इंगेज्ड है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम उसे भूल जाओ। वो बोला कि नहीं मॉम, ये आप कैसी बातें कर रही हैं, ऐसा भी कुछ नहीं। नेक्स्ट सीन में अनन मुंबई का हेल्प करने पर शुक्रिया अदा करती है और साथ ही उसे पूछने लगी कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तुम अपनी मॉम को मिस कर रहे थे। मुंबई ने बताया कि मैं अपनी मॉम के साथ इस घर में बचपन से रहा, तब हमारे पास बिल भी पे करने के पैसे नहीं होते थे कि हमारे घर में रात को लाइट जल सके। तब मैं और मॉम रात में साथ में बैठकर सितारों को देखकर आपस में बातें किया करते थे। खैर छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारी मॉम का क्या हाल है? मैंने सुना है कि वो काफी टाइम से कोमा में है। जबकि अनन उसे अपनी मॉम के बारे में कुछ भी नहीं बताती कि वो मेरा फैमिली मैटर है, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। नेक्स्ट सीन स्टीवन की मॉम की बर्थडे पार्टी का दिखाया गया जहाँ अनन वेटरस का ड्रेस पहन कर आई थी और वो एक पर्सन को ड्रिंक ऑफर करती है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ प्लानिंग का हिस्सा है, क्योंकि इसके बाद उसने फौरन से अपनी ड्रेस निकाल दी थी और हम देखते हैं कि वो पर्सन बेचारा भागता भागता वॉशरूम पहुंच आया था क्योंकि उसका पेट खराब हो गया। यहाँ पहले तो वो मुंबई के साथ टकराया और उसकी दूसरी बदकिस्मती ये थी कि टॉयलेट पेपर भी खत्म हो चुका, पर असल में उसका फोन और टॉयलेट पेपर दोनों ही स्टीवन ने जानबूझकर निकाले थे
क्योंकि वो उसे वॉशरूम के अंदर रखना चाहता है। लेकिन पूरी प्लानिंग क्या थी ये तो हमें आगे ही जानने को मिलेगा। यहाँ पर हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के थर्ड एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत में सीवेन की मॉम ने उसे वो डिजाइनर ढूंढने के लिए कहा था जिसे कि मुंबई वॉशरूम में बंद कर चुका। काफी ढूंढने के बाद वो अपनी मॉम के पास वापस आया और बताया कि वो डिजाइनर तो कहीं नहीं मिल रहा। लेकिन मॉम ने भी उसे साफ साफ कह दिया कि अगर तुम उसे ना ढूंढ पाए तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए घर के अंदर बंद कर दूंगी। तभी अनन उनके सामने आते हुए कहती है कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। मैंने शिनशान रिजॉर्ट की सारी प्रेजेंटेशन भी प्रिपेयर कर ली। मिस लूजी कहने लगी कि भला मैं तुम्हारा यकीन क्यों करूं। और इस पर अनन ने बताया कि स्टेज पर कोई नहीं होगा, ये तो यकीनन आपको अच्छा नहीं लगने वाला, तो बेहतर है कि मुझे भेज दो। मिस लूजी के पास भी ये आखिरी ही ऑप्शन बचा था और वो अनन को प्रेजेंटेशन देने के लिए स्टेज पर भेज देती है। जब सीवेन ने देखा तो वो अपनी मॉम से पूछने लगा कि आप ये क्या कर रही है, उसे स्टेज पर क्यों जाने दिया। मॉम बोली कि इसने काफी टाइम से मुझ पर नजर रखी हुई है, इवन के ये ड्रेस देख रहे हो ये भी मुझे इसी ने ही लेकर दी और मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर इसका प्लान क्या है। सीवेन भी अब सारा खेल समझ चुका था। आफ्टर दैट स्टेज पर अनन आंटी लूजी का हाथ पकड़ते हुए सबसे कहने लगी कि कुछ रिपोर्टर्स हमारी रिलेशनशिप के बारे में रूमर्स फैला रहे हैं, लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। सीवेन के साथ मेरी शादी बस पोस्टपोन्ड हुई है, वो भी कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। नेक्स्ट सीन में आंटी लूजी अनन से कह रही थी कि पता नहीं अचानक से वो डिजाइनर कहाँ गायब हो गया था, जिस पर अनन बोली कि मैं जानती हूँ आपकी आंखों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं, असल में ये सारा मेरा ही प्लान था। पर इसमें बुरा ही क्या है, आपने भी तो शिनशान रिजॉर्ट के प्रोजेक्ट्स लेने के लिए इतनी बड़ी पार्टी रखवाई। मैं जानती हूँ कि अमीर फैमिली में शादी करना इतना आसान भी नहीं, इसलिए ही तो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ ये बात प्रूव करने के लिए कि अगर मैं आपकी फैमिली मेंबर बन जाऊँ तो मैं आपका बिजनेस राइज करने में भी आपका साथ दूंगी, जबकि लीना को बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। और फिर ये बात तो आप जानती ही है कि मिसिज मेंग के साथ मेरे कितने अच्छे रिलेशनशिप है, मेरी वजह से वो भी आपका साथ देंगे। अब ये बात सुनकर तो आंटी लूसी जल्दी जल्दी से उसे अपना कंगन पहना देती है कि अभी भी कुछ ज्यादा देर नहीं हुई, मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। तब तक सीवेन भी आ पहुँचा और पूछने लगा कि अनन ये तुम मेरी माँ पर क्या जादू चला रही हो। मॉम ने उसे अच्छे से बिहेव करने के लिए कहा, जिसके बाद अनन भी ये कहते हुए वहाँ से चली गई कि अपनी मॉम की बात जरूर मानना। नेक्स्ट सीन में मुंबई अनन को कांग्रेचुलेशंस कह रहा था कि तुम कामयाब हो गई, और वो बोली कि कामयाब तो मैं जरूर हुई हूँ, मगर ये प्लान तुम्हारा ही था, इसलिए मुझे कांग्रेचुलेशंस कहना चाहिए। आंटी लूजी ने मुझे अपने घर में रूम भी दे दिया और तुम्हारा बेड अब कोई नहीं छीनेगा, तुम कंफर्टेबल होकर सो सकते हो। जबकि मुंबई बोला कि वहाँ जाकर ये मत भूल जाना कि तुम मेरी वाइफ हो, यानी कि इन दोनों ने शादी कर ली थी। और अनन बोली कि तुम बस इतना याद रखो कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं होना चाहिए। बेचारा मुंबई अब उसे क्या ही कहता। हाँ, लेकिन उसने इतना बताया कि हम जैसे लोग जो ह्यूमन नेचर को नहीं जानते वो हमेशा हर्ट ही होते हैं। खैर, मैं कल तुम्हें शॉपिंग कराने के लिए लेकर जाऊंगा। नेक्स्ट सीन हमें शॉपिंग मॉल का दिखाया गया, जहाँ अनन ने बहुत सारी ड्रेसेस सेलेक्ट कर ली थी और वो एक एक पहनकर मुंबई को दिखा रही होती है, जिसमें से मुंबई को कोई एक भी पसंद नहीं आया। इसके बावजूद भी वो सारी ड्रेसेस उठाकर पैक करवाने के लिए ले आई। मुंबई पूछने लगा कि तुम इतने सारी गंदी ड्रेसेस क्यों ले रही हो, और अनन कहने लगी कि अब ये मत कहना कि तुम इन सारी ड्रेसेस को खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते। वो दोनों आपस में बच्चों की तरह लड़ रहे होते हैं, जबकि इधर काउंटर पर बैठी हुई लड़की को वो दोनों क्यूट लग रहे होते हैं। तभी पीछे से आंटी लूजी इंटर हुई, जिन्हें देखकर मुंबई ने जल्दी से अनन को अपने करीब कर लिया था और बिल्कुल खामोश रहने के लिए कहा। आंटी तो इन दोनों को देखकर भी नहीं पहचान पाई, लेकिन इसके बाद अनन मुंबई पर गुस्सा करने लगी कि ये तुमने जानबूझकर किया ना। नेक्स्ट सीन डिनर का दिखाया गया, जहां मिस्टर हाउजिन गुस्सा हो रहे थे कि ये सीवेन बिना कितना लापरवाह हो गया है, अभी तक नहीं आया और हम इसका वेट कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में सीवेन भी आ गया था। इसके बाद आंटी लूजी उन दोनों को काम डाउन करती है और बताया कि आज आप दोनों के लिए स्पेशली डिशेस बने हैं। वो डिशेस किसी और ने नहीं बल्कि अनन ने ही बनाए। वो आंटी लूजी का ट्रस्ट तो थोड़ा बहुत जीत ही चुकी, लेकिन अब बारी थी मिस्टर हाउजिन की। वो मिस्टर हाउजिन से कहने लगी कि मैं सच में ही और विलिंगली आपके घर की बहू बनना चाहती हूँ, और इसके लिए मैं ये प्रूफ करने को भी तैयार हूँ कि मैं इस काबिल हूँ कि आपके घर की बहू बनूं। सीवेन को इस बात से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, मगर तभी वहाँ पर एंट्री होती है मुंबई की, ये कहते हुए कि डैड मैं वापस आ गया हूँ। अरे इतने मजे का खाना बना है, मुझे बहुत भूख लगी थी। सीवेन उसे देखकर कहने लगा कि तुम यहाँ पर
क्या कर रहे हो, जबकि मुंबई डैड से बोला कि डैड मैं बच्चा था, नादान था, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ और इसी घर में रहना चाहता हूँ। जबकि स्टीवन बोला कि अब इलिजिटिमेट बेटा भी हमारे साथ रहेगा। इस पर मुंबई ने जवाब दिया कि मेरे नाम के साथ हाउ फैमिली का नाम लगा हुआ है, क्या तुम इस नाम की इंसल्ट करना चाहते हो। डैड बोले कि अच्छा बस करो, आप खाना शुरू कर दो। जबकि स्टीवन गुस्से में वहाँ से चला गया। इसके बाद खाने के दौरान मुंबई अनन को देख रहा था, यानी कि उसका यहाँ पर आना ये भी इन दोनों का प्लान ही है। नेक्स्ट सीन आधी रात का दिखाया गया, जहाँ अनन मिस्टर हाउजिन के स्टडी रूम में जाने की कोशिश कर रही थी, मगर एंड टाइम पर उसे मुंबई ने देख लिया था और उसे रोकते हुए अपने साथ बाहर ले आया और यहाँ लाकर उससे पूछने लगा कि तुम मेरे डैड के स्टडी रूम में क्या करने के लिए जा रही थी। वो यूएसबी के बारे में इसे सच तो बता नहीं सकती, इसलिए कहने लगी कि मैं तो बस खुली हवा लेने के लिए बाहर आई थी और गलती से उस रूम के बाहर पहुंच गई। अब तुम्हें यकीन नहीं करना तो मत करो, मैं जा रही हूँ। मुंबई बोला कि अगर तुम मेरे डैड के स्टडी रूम के अंदर भी जाती तो कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि मैं डैड को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो अपनी सभी इंपॉर्टेंट चीजें सेफ के अंदर रखते हैं, जिसे तुम कभी भी ओपन नहीं कर सकती। और मैं ये भी जानता हूँ कि हाउ फैमिली में इंटर होने के तुम्हारे बहुत सारे मकसद होंगे। अगर तुम नहीं बताना चाहती तो मैं भी नहीं पूछूंगा, लेकिन प्लीज तुम इख्तियार करो, मेरे बने बनाए प्लान को बिगाड़ मत देना। इस पर अनन ने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया और वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद मुंबई सोच रहा था कि पता नहीं ऐसा क्या होगा जो ये लड़की मुझसे छुपा रही है। इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया गया, जहाँ अनन ने मिसिस मैंग को घर पर बुलाया था। आंटी लूजी के सामने किसी भी तरह उनको कन्विंस कर देती है कि आप शिनशान रिजॉर्ट के सारे प्रोजेक्ट्स हाउ ग्रुप को कंट्रोल करने दें, क्योंकि मैं यहाँ पर खुद रहकर इन सारे प्रोजेक्ट्स की इंचार्ज बनूंगी। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं। मिसिस मैंग के अनन के साथ काफी अच्छे रिलेशनशिप्स थे और वो अनन की बात फौरन से मान जाती है और ये देखकर तो आंटी लूजी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। असल में अनन का सारा मकसद तो उनको इम्प्रेस करना ही था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम मुंबई को देखते हैं, जो कि चोरी छुपे अनन के रूम में इंटर हो गया था और जब वो वॉशरूम से बाहर निकली और अचानक से उसे सामने देखा तो उसे डांटते हुए कहने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो। और वो बोला कि जल्दी ही ये हाउ फैमिली और तुम भी मेरी होने वाली हो, इसलिए चिल करो। अनन बोली कि ओ मिस्टर, जब ये सब कुछ तुम्हारा हो जाए ना तभी इतने कॉन्फिडेंस से आना, अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं। आफ्टर दैट मुंबई पूछने लगा कि तुम्हें डर नहीं लग रहा कि अब मिसिस मैंग और आंटी लूजी एक साथ काम करने लग गए हैं तो आंटी लूजी तुम्हें बीच में से लात मारकर फेंक देगी। अनन ने बताया कि सच बताऊं तो थोड़ा बहुत डर तो मुझे लग ही रहा है, लेकिन खैर अभी भी हमारे पास बहुत टाइम है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो साइन नहीं हुआ और तब तक हमें आंटी लूजी का ट्रस्ट जीतना होगा। बातों ही बातों में मुंबई ने उसके साथ मजाक करना शुरू कर दिया था कि अरे वाह, मेरी वाइफ जरूरत से कुछ ज्यादा ही चालाक है, और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब ले आया। तभी डोर पर नॉक हुआ, जो कि स्टीवन था और वो बदतमीजी करते हुए यही कह रहा था कि दरवाजा खोलो, तुम्हें किसने कहा है डोर बंद करने के लिए, जल्दी खोलो। मुंबई को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो दरवाजा खोलने के लिए जा ही रहा था, मगर अनन ने उसे रोक दिया कि नहीं नहीं, ऐसे तो हमारा प्लान खराब हो जाएगा। फिर उसका हाथ पकड़कर उसे बैल्कनी में ले आई थी और इसके बाद उसने जाकर स्टीवन के लिए दरवाजा खोला। वो साथ ही ये पूछने लगा कि तुम अंदर क्या कर रही थी और दरवाजा क्यों बंद किया। अनन बोली कि ये मेरा रूम है तो फिर मेरी मर्जी कि मैं दरवाजा लॉक करूं या ना करूं, जबकि वो बोला कि नहीं, ये मेरा घर है, इसलिए तुम वही करोगी जो मैं कहूं। अरे वाह, तुमने न्यू ड्रेस पहना हुआ है, यकीनन मेरे लिए ही पहना होगा। देखो अनन, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो ना, तो फिर मेरी मॉम को इम्प्रेस करने की क्या जरूरत, तुम मुझे इम्प्रेस करो और तुम जानती हो कि वो तुम कैसे कर सकती हो। ये कहते हुए वो अनन के करीब आ गया था और फिर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। यहाँ मुंबई अंदर आने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसने देखा कि अनन ने सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लिया। वो नाइफ दिखाकर स्टीवन को डरा रही थी, जबकि स्टीवन बोला कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार दोगी, और अगर तुमने मुझे मार भी दिया तो फिर तुम मेरी मॉम को क्या जवाब दोगी, तुम उन्हें इम्प्रेस करना चाहती हो ना। तभी अनन ने वो नाइफ अपने गले पे पकड़ लिया और कहने लगी कि मैं तो खुद को मार सकती हूँ ना, तो फिर तुम अपनी मॉम को क्या जवाब दोगे। आखिरकार स्टीवन उसका ये वाला बिहेवियर देखकर रूम से चला जाता है और उसके जाने के बाद मुंबई भी रूम के अंदर इंटर हुआ। बताया कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरी वाइफ इतनी टफ होगी, और अनन बोली कि तुम्हें ऐसे मेरे रूम में नहीं आना चाहिए अगर तुम पकड़े गए तो, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आया और कहने लगा कि तुम मेरी वाइफ हो तो मैं जब चाहे तुम्हारे रूम में आऊँ, ये मेरी मर्जी है। खैर मैं अभी भी यही कहूँगा कि तुम जो मुझसे छुपा रही हो अगर तुम मुझे बता दो तो शायद इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ। और ये सुनकर अनन बोली कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, यानी कि उसने बताने का फैसला कर ही लिया। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th
4th एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आंटी लूजी अनन को अपने साथ लाकर कुछ इम्पोर्टेंट बात बता रही थी कि तभी उन्होंने मुंबई को अपनी मॉम की पिक्चर के साथ लगे हुए देखा तो उसके पास आकर पूछने लगी कि ये तुम क्या कर रहे हो। मुंबई बोला कि शायद आप भूल गई, आज मेरी मॉम की बरसी है, आपको भी इनकी पिक्चर के सामने बाव करना चाहिए। लेकिन आंटी लूजी कहने लगी कि तुम पागल वागल तो नहीं हो गए, उठाओ इस पिक्चर को, लेकर जाओ यहाँ से। अब तो मुंबई सच में ही पागल हो गया था और वो पिक्चर उठाते हुए उन्हें मारने लगा, लेकिन एंड टाइम पर उन्हें बचाते हुए अनन सामने आ गई और इसे देखकर मुंबई भी रुक जाता है। आंटी लूजी अनन से तो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई और मुंबई को ये कहते हुए वहाँ से चली गई कि मैं तुम्हारी इस हरकत के बारे में तुम्हारे डैड को बताऊंगी। वहाँ से जाने के बाद आंटी लूजी अनन से कह रही थी कि तुम इतनी अच्छी हो, तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन तुम्हें भी उस पागल लड़के से सावधान रहना चाहिए, वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। खैर, मैं एक फोन अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये काम मेरे लिए तुम करो। अनन को उस पर जरा शक तो हुआ, मगर फिर भी वो ठीक है कह देती है। नेक्स्ट सीन आधी रात का दिखाया गया। अनन अपने रूम में सो रही थी और तभी उसे आवाज आई कि कोई उसका दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है, तो वो अपने हाथ में नाइफ लेकर आगे बढ़ने लगी। जैसे ही इसने डोर ओपन किया तो सामने मुंबई खड़ा था, जो कि अंदर आते हुए इससे माफी मांगने लगा कि मैंने जो कुछ भी किया मुझे उसके लिए माफ कर दो, शायद मैं तुम्हारा प्लान खराब कर देता। जबकि अनन उसे डांटने लगी कि कितने स्टूपिड हो तुम, अपने स्टेप के बारे में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अगर कुछ बताते तो मुझे भी पता होता ना। खैर, मुझे आंटी लूजी ने एक फोन अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा है और मुझे लगता है कि ये हमारे पास अच्छा मौका है उसकी असलियत तुम्हारे डैड के सामने लाने का। बट मुंबई ने जब इस बारे में सुना तो वो कहने लगा कि वो इतने खुले आम ट्रांजैक्शंस करने लगी है, मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे उसका कोई प्लान नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में आंटी लूजी को उसकी सेक्रेटरी की कॉल आई कि अनन ऑफिस आई हुई है चेयरमैन से मिलने के लिए, जो सुनकर वो बोली कि मुझे पता था कि ये लड़की मुझे धोखा देगी। अब वो जल्दी जल्दी में कंपनी पहुंच आई थी, लेकिन ऑफिस जाने से पहले उनका सामना मुंबई से हुआ, जिसे देखकर वो कहने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मुंबई बोला कि भला क्यों ना आऊं, ये मेरे डैड की कंपनी है, जल्दी ही मैं तुम्हें उस घर से भी निकाल दूंगा, क्योंकि वो मेरा और मेरी मॉम का घर था। तुमने मेरी मॉम पर इल्जाम लगाया था कि उनका सर्वेंट के साथ अफेयर चल रहा है, मैं कुछ भी नहीं भूला और वादा करता हूँ कि सब कुछ तुमसे छीन लूंगा। आंटी लूजी उसकी बातों को इतना सीरियस नहीं लेती कि जा जब तेरे में इतनी हिम्मत आ जाए तब मेरे पास आना, और फिर वहाँ से ऑफिस की तरफ रवाना हो गई। इंटर होते साथ ही पूछने लगी कि अनंत तुम यहाँ, तुम्हें तो मैंने बैंक भेजा था ना। वो बोली कि जी हाँ आंटी, असल में अकाउंट में कुछ मसला था जो कि सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ, और मैंने बताया है अंकल को कि आप फॉरेन कंट्री के अनाथ बच्चों को फंड भिजवा रही हैं। ये देखकर तो आंटी और भी ज्यादा इम्प्रेस हो गई कि इसने मेरे सीक्रेट पर पर्दा रखा। मिस्टर हाउजिन के सामने उसकी तारीफें करने लगी कि अनन कितने अच्छे से काम कर रही है, इसे ही हमारे घर की बहू बनना चाहिए। कहीं न कहीं मिस्टर हाउजिन को भी ऐसा ही लग रहा था। घर आकर वो अनन से सवाल करती है कि तुमने मिस्टर हाउजिन से झूठ क्यों बोला, तो वो बोली क्योंकि मैं कभी भी आपको नीचा नहीं दिखाना चाहती, मैं अपनी औकात जानती हूँ और कभी भी आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। उसके रूम में जाने के बाद आंटी लूजी स्टीवन से कह रही थी कि ये लड़की कुछ ज्यादा ही चालाक है, लेकिन खैर हम भी देखते हैं इसकी चालाकियाँ आखिर कहाँ तक जाती है। नेक्स्ट सीन में अनन मुंबई का शुक्रिया अदा कर रही थी कि तुमने मुझे पहले से ही गाइड कर दिया था, और मुंबई बोला कि आज से 25 साल पहले मेरी मॉम हाउस फैमिली में एक मामूली सी नौकरानी थी। मेरे डैड उनकी ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे और ऐसे में पैदा हो गया, लेकिन ये लूजी इसने मेरी मॉम को ड्रंक करके ट्रिक किया और मेरे डैड के सामने ये साबित कर दिया कि मेरी मॉम का एक दूसरे सर्वेंट के साथ अफेयर चल रहा है। इस वजह से डैड ने मुझे और मॉम को घर से निकाल दिया। काफी टाइम के बाद मॉम की इलनेस की वजह से डेथ हो गई और डैड को रियलाइज हुआ कि मैं उन्हीं का ही बेटा हूँ, इसलिए मुझे घर में वापस ले आए और हमेशा मैं इलिजिटिमेट बेटा कहलाया गया। लेकिन मैं लूजी की चालाकियों को कभी भी नहीं भूल सकता। आज पहली दफा अनन को उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लगने लगा और उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, लूजी का सच हम जल्दी ही सबके सामने ले आएंगे। दूसरी तरफ लीना को दिखाया गया, जो कि चोरी छुपे स्टीवन से मिलने के लिए आई थी, जबकि वो बोला कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, अगर डैड ने देख लिया तो। खैर ये बताओ कि जो काम करने के लिए मैंने तुम्हें कहा था वो कर लिया क्या। लीना बोली कि हाँ तुम्हारा काम मैंने बहुत अच्छे से कर लिया, इसमें डैड ने भी मेरी हेल्प की थी, अब तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे कोई रिवार्ड देना चाहिए। स्टीवन मजे मजे से उसे टेरेस लाने लगा था, जबकि यहाँ तो मुंबई और अनन खड़ी थी। इन्हें अचानक से ये देखकर समझ नहीं आती कि आप क्या करें। मुंबई अनन को सॉरी करते हुए उसके साथ जबरदस्ती करने लगा, जबकि वो चिल्लाते हुए कहने लगी कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या। उसकी आवाज सुनकर लीना और स्टीवन दोनों पहुंच आए और ये सारा सीन देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में मुंबई को डैड के सामने हाजिर किया जाता है। स्टीवन और लीना दोनों ही इन पर इल्जाम लगा
बता रहे थे कि इनका आपस में अफेयर चल रहा है, जबकि अनन बोली कि मैं तो छत पर खुली हवा लेने के लिए गई थी, मगर ये आपका बेटा ही मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। आंटी लूजी कहने लगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी होने वाली भाभी के साथ ऐसा कुछ करते हुए, जिस पर मुंबई कहने लगा कि होने वाली भाभी है ना, हुई तो नहीं, और मेरा भाई कौन सा इससे शादी करने वाला है। तभी बीच में स्टीवन भी बोल पड़ा कि मेरी मर्जी, मैं इसे शादी करूं या ना करूं, अब तो मैं इसे पक्का शादी करूंगा, लेकिन जो तुमने किया है तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। डैड उसकी सजा स्टीवन पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है, जबकि वो अपने हाथ में डंडा लेते हुए उसे कहने लगा कि अगर मैं ज्यादा जोर से मारूं तो मुझे माफ कर देना। मुंबई ने उसके सामने अपनी शर्ट उतारी और कहने लगा कि मैं भी तो देखूं तुम में कितना जोर है, जिसके बाद स्टीवन ने उसे मारना शुरू कर दिया। इवन के अनन भी सिर्फ देखती रही और उसे रोकती नहीं। मार खाने के बावजूद भी मुंबई यही कह रहा था कि जल्दी ही ये घर और इवन के ये लड़की भी मेरी हो जाएगी। स्टीवन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आया, मगर आंटी लूजी ने उसे रोक दिया कि इसे खामखा जान से मारने का कोई फायदा नहीं, इसलिए जाने दो इसको। नेक्स्ट सीन रात का दिखाया गया, जहाँ रात के अंधेरे में अनन मुंबई को मेडिसिन देने के लिए गई थी और ऊपर से उसे आंटी लूजी ने भी देख लिया। अब तो उनको पक्का यकीन हो गया कि अनन सिर्फ उनके साथ होने का नाटक कर रही है, असल में तो उसका प्लान ही कुछ और था। नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया गया, जहाँ ये माँ बेटा दोनों ही मिस्टर हाउजिन के सामने ऐसा दिखा रहे थे जैसे हमें मुंबई की बहुत फिक्र है, लेकिन पता नहीं वो इतना जिद्दी क्यों है, किसी की बात भी नहीं मानता। बातों ही बातों में स्टीवन बोला कि डैड मेरे भाई को तो बिजनेस में कोई इंटरेस्ट है नहीं, अब मुझे लगता है कि मुझे ही आपकी हेल्प करनी चाहिए, क्यों ना मैं शिनशान रिजॉर्ट्स के प्रोजेक्ट का प्रेसिडेंट बन जाऊं, इस तरह आपकी हेल्प भी हो जाएगी। मगर ये बात अनन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, जबकि डैड इस बात से काफी ज्यादा खुश हुए कि मेरा बेटा कितना समझदार हो गया और मेरी हेल्प करना चाहता है। असल में तो ये उन दोनों माँ बेटे का प्लान था। नेक्स्ट सीन में अनन चोरी छुपे मुंबई के रूम में उसे मिलने के लिए गई थी और वो इसे देखकर पूछने लगा कि तुम यहाँ पर इस वक्त क्या कर रही हो, जिस पर इसने जवाब दिया कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, या तो हम दोनों पकड़े जाएंगे या फिर तुम थोड़ी सी और मार खा लोगे। मुंबई को समझ नहीं आती कि आखिर ये लड़की इतनी रूड क्यों है और उसे कहने लगा कि शायद फिर इसके बाद तुम मुझे कभी देख भी ना पाओ। ये सुनकर अनन उसका जख्म देखना चाह रही थी, मगर मुंबई ने देखने नहीं दिया कि ये जख्म इतना भी बड़ा नहीं कि मैं इसे मर जाऊंगा। वैसे ये तो मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे साथ पैकिंग करने के लिए नहीं आई और ना ही तुम्हारा कोई इरादा था मेरा जख्म देखने का, तो फिर तुम यहाँ आई क्यों थी। अनन बोली कि मुझे आंटी लूजी ने एक और ट्रांजैक्शन करने के लिए कहा है और मैं चाहती हूँ कि तुम उसमें मेरी हेल्प करो, जिस पर मुंबई बोला कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं उसमें भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। नेक्स्ट सीन में मुंबई अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से जा ही रहा होता है और आंटी लूजी के सामने गुस्से से एप्पल को बाइट करके वहाँ से चला गया। आंटी लूजी के लिए तो उसका जाना खुशी की ही बात थी। नेक्स्ट सीन में स्टीवन अपने प्रेसिडेंट होने की अनाउंसमेंट सबके सामने कर देता है, साथ ही साथ उसने मीडिया रिपोर्टर्स को ये भी बताया कि वो और अनन जल्दी ही शादी करने वाले हैं। अनन को ये सब कुछ बहुत बुरा लग रहा था, मगर फिर भी वो खामोशी से वो सब कुछ करती रही जो कि स्टीवन उसे करने को कह रहा था। ये सारा तमाशा खत्म होने के बाद जब रिपोर्टर्स वहाँ से चले गए तो स्टीवन को लीना मिली, जो कि इसको कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रही थी कि अब तुम प्रेसिडेंट बन गए हो, तो जल्दी जल्दी बताओ कि हम दोनों शादी कब करने वाले हैं। यहाँ स्टीवन बोला कि शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करने वाला और मैंने तो कभी भी ये नहीं कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम खुद को शीशे में जाकर देखो, क्या तुम इस लायक भी हो। अचानक से ये सारी बातें सुनकर लीना तो जैसे पागल ही हो गई, इसे चिल्लाते हुए कहने लगी कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे बारे में सबको सच सच बता दूंगी कि आखिर तुम प्रेसिडेंट कैसे बने। जबकि वो फिर भी इसे इग्नोर करते हुए चला गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अनन चोरी छुपे मिस्टर हाउजिन के स्टडी रूम में जा रही थी। फॉर्चुनेटली मुंबई भी घर के सामने आकर खड़ा हो गया था और उसने देखा कि डैड के स्टडी रूम में टॉर्च लाइट जल रही है, तो वो समझ गया कि वो कोई और नहीं बल्कि अनन ही होगी। मिस्टर हाउजिन को भी अपने स्टडी रूम से कुछ आवाज आई और वो अंदर देखने के लिए जाने लगे, मगर एंड टाइम पर सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है, जो देखकर वो वापस चले गए। असल में ये कारनामा भी मुंबई का था अनन को बचाने के लिए, क्योंकि बाहर शोर मचा हुआ होता है कि ये बेवकूफ इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है। मिस्टर हाउजिन ने जाकर देखा तो स्टीवन बता रहा था कि ये देखो डैड, ये पागल इंसान जानबूझकर वायर्स को कट कर रहा था। जब डैड ने उससे वजह पूछी तो वो बोला कि ये लोग इतने बड़े और आलीशान घर में मजे से रह रहे हैं, जबकि मुझे इन लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया, तो मैं इनको सुकून से कैसे रहने दूं। डैड भी उसे बुरा भला कहते हुए अंदर चले गए, जबकि अनन ने जब उसे देखा तो वो भी समझ गई थी कि मुंबई ने ये सब कुछ क्यों किया। नेक्स्ट सीन में आंटी लूजी अनन से पूछ रही थी कि रात को जब लाइट गई तो मैंने सर्वेंट को तुम्हारे रूम में भेजा था तुम्हें ढूंढने के लिए, मगर उस वक्त तुम अपने रूम में नहीं थी। वो बोली कि जी हाँ आंटी, क्योंकि मैं नीचे आ गई थी। उसे लगा कि आंटी
को मुझ पर शक हुआ है और पूछने लगी कि क्या मैंने कुछ गलत किया। और आंटी लूजी बोली कि नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। खैर ये एक और ट्रांजैक्शन है, इसे भी तुम्हें पहले वाले की तरह ही करना होगा। लेकिन पता नहीं क्यों इस बार अनन को कुछ अजीब लग रहा था। इसके बाद जब वो ट्रांजैक्शन करके वापस आई तो आंटी लूजी, स्टीवन और मिस्टर हाउजिन सामने ही बैठे थे। अनन ने सवाल किया कि क्या हुआ, जिस पर स्टीवन बोला कि तुम कितनी बोल्ड हो, अभी भी तुम्हें इतनी हिम्मत है कि तुम वापस आ गई। अनन को उसकी ये बात कुछ समझ में नहीं आती और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 5th एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां अनन घर वापस आई तो ये तीनों पहले से ही बैठे उसका इंतजार कर रहे थे और स्टीवन बोला कि अपनी हिम्मत तो देखो, इतने सारे पैसे चुराने के बावजूद भी तुम घर वापस आई हो। अनन बोली कि क्या मतलब, कौन से पैसे। इस पर स्टीवन ने उसे ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री दिखाई और अनन ने भी सच बता दिया कि मैंने कोई पैसे नहीं चुराए, बल्कि ये पैसे तो मुझे आंटी ने ट्रांसफर करने के लिए कहे थे। असल में ये सारा प्लान आंटी लूजी का ही था। वो कहने लगी कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, अब अपने किए का इल्जाम तो मुझ पर लगाने लगी हो। देखा हस्बैंड, ये लड़की हमारे साथ चालाकियों पर उतर आई, अभी के अभी से घर से बाहर निकालो। तब तक बाहर मुंबई भी पहुंच आया था और वो अंदर आते हुए कहने लगा कि पैसे अनन ने नहीं बल्कि स्टीवन ने चुराए हैं। मेरे प्यारे से बड़े भाई, सच तुम बताना चाहोगे या फिर मैं बताऊं कि रिजॉर्ट प्रोजेक्ट के प्रेसिडेंट तुम अपनी कैपेबिलिटीज की वजह से बने हो या फिर शेयर होल्डर्स को पैसे देकर। साथ ही वो अपने डैड को डॉक्यूमेंट्स दिखा देता है और फ्लैशबैक के सीन से हमें दिखाया गया कि ये सारा सच मुंबई को एक शेयर होल्डर ने बताया था जो कि उसके साथ मिला हुआ है। अब जब सारा सच मिस्टर हाउजिन के सामने आ चुका तो आंटी लूजी ने नाटक करना शुरू कर दिया कि हमारे बेटे को माफ कर दो, उससे गलती हो गई, वो नादान है, आइंदा इस तरह की कोई गलती नहीं करेगा। इसके बावजूद भी मिस्टर हाउजिन ने उसे माफ नहीं किया बल्कि रिजॉर्ट प्रोजेक्ट का प्रेसिडेंट अब मुंबई को बना दिया, जो कि आंटी लूजी की सबसे बड़ी शिकस्त थी। नेक्स्ट सीन में अनन मुंबई का शुक्रिया अदा कर रही थी और उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहती है कि तुम रिजॉर्ट प्रोजेक्ट के प्रेसिडेंट बन गए हो। मुंबई बोला कि वो तो ठीक है, लेकिन लूजी इतनी आसानी से खामोश नहीं बैठने वाली। पर खैर, अगर हम दोनों साथ हैं तो इन सब का मुकाबला कर लेंगे, मुझे पूरा यकीन है इस बात का। अनन उस बात को घुमाने के लिए कहने लगी कि कल हमें रिजॉर्ट जाना है और अभी तक मैंने पैकिंग नहीं की, जो कहकर वो फौरन वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया जहां ये दोनों रिजॉर्ट जा रहे होते हैं और इसी दौरान अनन पूछने लगी कि क्या तुम्हें याद है जब हम दोनों पहली बार मिले थे। और मुंबई बोला कि हाँ, मैं तो मरते मरते ही बच गया था, कभी कभी तो मैं ये भी सोचता था कि तुम जैसी हिटलर लड़की से शादी कौन करेगा। इस पर अनन को गुस्सा आ गया और वो कहने लगी कि ओए, तुम ड्राइविंग कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी मार से बच जाओगे। जबकि मुंबई ने उसी टाइम गाड़ी रोक दी और इसके करीब आते हुए कहने लगा कि अच्छा बताओ फिर तुम मेरा क्या कर सकती हो, ऐसे घूर कर मत देखो, मैं बस तुम्हारा सीट बेल्ट बांध रहा था। अनन उसे अपने इतने करीब देखकर काफी ज्यादा नर्वस हो गई थी। इसके बाद दोनों रिजॉर्ट पहुंच जाए थे और एक दूसरे के आमने सामने वाला रूम ले लेते हैं। मुंबई काफी ज्यादा खुश भी था क्योंकि धीरे धीरे से उसे हाफ फैमिली का कंट्रोल चाहिए और वो अपने पहले स्टेप में कामयाब हो चुका। इसी खुशी में वो अनन से कहता है कि मिस्टर मैंग तो अभी तक आए नहीं, तो चलो थोड़ा सा बाहर घूम फिर कर आ जाए। अनन भी उसके साथ जाने के लिए मान गई और इसके बाद दोनों को बाईसाइकिल पर दिखाया गया। अनन भी साइकिल को सीखना चाहती थी जिसमें मुंबई उसकी हेल्प करने लगा, लेकिन ये उसके बस की बात नहीं होती और यहाँ मुंबई उसे ताना मारते हुए कहता है कि तुम एक साइकिल नहीं चला सकती तो इतना बड़ा रिजॉर्ट कैसे चलाओगी। यहाँ भी वो अनन से मार खाते खाते बच गया। इसके बाद दोनों साथ टाइम स्पेंड करने के लिए रिवर साइड पर बैठ जाते हैं और आपस की काफी सारी बातें की। अब दोनों ही एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे थे। मिस्टर मैंग तो अभी तक नहीं आए, लेकिन ये दोनों खुद ही रात को रिजॉर्ट वापस आ जाते हैं। यहाँ अनन ने मुंबई को अंदर जाने के लिए कहा कि मैं कुछ देर के लिए अकेले वॉक करना चाहती हूँ। वो बोला कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मगर ये कहने लगी कि नहीं, तुम अंदर जाओ। आफ्टर दैट वॉक के दौरान अनन ने देखा कि कोई स्विमिंग पूल में डूब रहा है और जब वो उसे बचाने के लिए गई तो यहाँ पर कोई भी नहीं था, जो देखकर वो थोड़ी हैरान हो गई। तभी उसे कोई लड़का पाँव से पकड़कर स्विमिंग पूल में गिरा देता है और हम देखते हैं कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मिस्टर मैंग का बेटा मैंग जियाओ था। अनन को बचाने के बाद साथ ही उसे कहने लगा कि तुम बहुत प्यारी हो, जबकि अनन को इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा था और इसे पागल कहकर वहाँ से चली गई। मैंग जियाओ की तो अभी भी उससे आंखें नहीं हट रही थी। इसके बाद अनन को जब मुंबई ने देखा तो उसे पूछने लगा कि ये क्या हुआ, जबकि अनन ने तो उसे भी गुस्से में काफी सारी बातें सुना दी और अपने रूम में चली गई। वो बेचारा तो हैरान परेशान खड़ा देख रहा था कि आखिर मैंने किया क्या। इसके बाद सुबह का सीन दिखाया गया। मुंबई को मेडिसिन लाते हुए देखकर अनन ने उसे सॉरी किया कि रात को मेरा मूड ठीक नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें भी काफी बातें सुना दी। और वो
बोला कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे मूड स्विंग्स को बहुत अच्छे से जानता हूँ। खैर तुम्हें मिस्टर मेंग के साथ मीटिंग के बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, ये फ्लू की मेडिसिन है, इसे ले लेना और अच्छे से नाश्ता भी कर लेना। जो कहकर वो चला गया। इसके बाद दोनों मिस्टर मेंग के साथ मीटिंग करने के लिए आए थे, मगर यहाँ आकर देखने पर पता चला कि वहाँ मिस्टर मेंग का बेटा मेंग जियाओ बैठा हुआ है। खैर मुबई ने तो उसे पहली बार देखा और उसे अच्छे से बात करना चाहता था, जबकि मेंग जियाओ उसे मुंह लगाए बगैर अनन से बात करना शुरू कर देता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उसने भी हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था, ये कहते हुए कि मुझे फ्लू है, क्यों ना हम बैठ के आपस में रिजॉर्ट की बात करें। फिर जैसे वो दोनों आपस में बात कर रहे थे, आखिरकार मुबई भी पूछने पर मजबूर हो गया कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। इसका जवाब फौरन से मेंग जियाओ ने दिया कि तुम यूँ समझो कि हमारा एक दूसरे के साथ जीने मरने का साथ है। मुबई बहुत ज्यादा जेलस हो गया था और जब अनन ने उसे कहा कि तुम्हें मुझे मिस अनन कहने की जरूरत नहीं बल्कि सीधा सीधा अनन कहो, अब तो उसकी जेलसी की इंतहा नहीं थी। जाते जाते मेंग जियाओ अनन से पूछने लगा कि क्या हम साथ में डिनर करें। इस पर मुबई ने फौरन से उसके लिए लिफ्ट का डोर ओपन किया कि आपको जाना चाहिए क्योंकि हम दोनों आपस में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। उसे यहाँ से भेजने के बाद मुबई अनन से पूछ रहा था कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो और वो बोली कि तुम्हें इससे क्या लेना देना, क्या तुम जेलस हो रहे हो। वैसे तो वो जेलस हो ही रहा था, मगर अनन से कहने लगा कि भला उसका मुझसे क्या मुकाबला, मैं उस जैसे लड़के से क्यों जेलस होऊंगा। हम दोनों पार्टनर है तो एक दूसरे का ट्रस्ट कायम रखने के लिए हमें एक दूसरे से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। अब अनन ने भी उसे सब कुछ सच सच बता दिया था कि कल रात क्या हुआ। सब कुछ जान लेने के बाद मुबई बोला कि अच्छा तो तुम्हें फ्लू उसकी वजह से हुआ था, खैर तुम मेडिसिन ले लेना और अपना अच्छे से ख्याल रखो। नेक्स्ट सीन में मुबई मेंग जियाओ के रूम में पहुंच आया था, जबकि वो सोच रहा था कि शायद अनन होगी। मुबई उसे कहने लगा कि चलो आओ बाहर वॉक पर चले। इसके लिए मेंग जियाओ ने मना कर दिया कि अगर अनन मुझे वॉक पर जाने के लिए पूछती तो मैं उसके साथ चला जाता। खैर ये बताओ कि उसे किस तरह के लड़के पसंद हैं। मुबई समझ चुका था कि वो अनन में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा है, इसलिए कहने लगा कि मैंने सुना है तुम काफी अच्छे स्विमर हो, क्यों ना हम एक कंपटीशन लगाए, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि उसे किस तरह के लड़के पसंद है। मेंग जियाओ भी उसकी बात मान गया और उसके साथ बाहर आ जाता है। यहाँ उसे कहने लगा कि शायद तुम जानते नहीं कि मैं कितना अच्छा स्विमर हूँ, मैं तुम्हें हरा दूंगा। मुबई बोला कि अगर तुम इतना ही कॉन्फिडेंट हो तो चलो हम किसी और चीज पर कंपटीशन लगा देते हैं। पानी के अंदर रहकर जिसने ज्यादा देर तक सांस रोकी वो जीत जाएगा। अगर तो तुम हार गए तो तुम्हें अनन से माफी मांगनी होगी, कल रात तुमने उसके साथ जो कुछ भी किया। इसके लिए भी मेंग जियाओ मान जाता है और दोनों ही पानी में कूद पड़े। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि सांस रोकने की वजह से मेंग जियाओ की बुरी हालत हो गई थी। तब तक वहाँ पर अनन भी पहुँच आई, जो मुबई को डांटने लगी कि ये तुम क्या कर रहे हो, बच्चे हो क्या। वो बोला कि कुछ भी तो नहीं, हम आपस में मजाक कर रहे थे और इसे कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक ठाक है। मगर अनन उसे डांटते हुए मेंग जियाओ को अपने साथ ले गई। मेंग जियाओ भी उसके साथ रूम में आने के बाद इसी बात का फायदा उठाते हुए अनन की हमदर्दियां समेटने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि सच में ही उसकी तबीयत खराब होने लगी और उसे चक्कर आ रहे हो। अनन बोली कि मेरे ख्याल से तुम्हें हॉट शावर लेना चाहिए। इस पर भी मेंग जियाओ कहने लगा कि क्या पता शावर लेते वक्त मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो किसको पता चलेगा, क्यों ना तुम थोड़ी देर के लिए यहीं पर रुक जाओ जब तक मैं शावर लेकर बाहर आऊं। अनन का उसके पास रुकने का दिल तो बिल्कुल भी नहीं था, मगर फिर भी वो इसकी बात मान जाती है कि अच्छा ठीक है तुम अंदर जाओ, मैं इधर बाहर बैठी तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मेंग जियाओ को तसल्ली देकर उसे शावर लेने के लिए भेज दिया और इसके बाद वो भी हल्के पाँव से वहाँ से भाग निकली। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।